हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आगाज़ इंस्टीट्यूट में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो यूनिट 1 है, उस यूनिट 1 में जो टॉपिक है हमारा भारत की सांस्कृतिक विरासत, आज से हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत। अगर सिलेबस आप सबके पास है तो आप सिलेबस में देखिएगा कि भारत का इतिहास जो यूनिट है, उस यूनिट में तीसरा टॉपिक है भारत की सांस्कृतिक विरासत। जो पहला टॉपिक है ये तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं और आज से हम इस टॉपिक को भी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं कि सर पहला टॉपिक करवाने के बाद सीधा आप तीसरा टॉपिक करवा रहे हो, दूसरा टॉपिक आपने नहीं करवाया। तो देखो स्टूडेंट, हम पहले उन टॉपिक को कर रहे हैं जो सिलेबस में इस बार नए जुड़े हैं, या जिन टॉपिक के विषय में स्टूडेंट्स को कंटेंट नहीं मिल रहा है, या जो मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, है ना, जिन्हें हमें पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, हम उन्हें पहले पढ़ रहे हैं। क्योंकि बाकी जो टॉपिक हैं, चाहे वह प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता वाला टॉपिक हो, या 19वीं 20वीं शताब्दी का धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हो, या स्वतंत्रता संघर्ष, या स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण या पुनर्गठन हो, ये टॉपिक पहले भी सिलेबस में थे, पहले भी हम इन्हें पढ़ते थे और सिलेबस में इन टॉपिक को पहले भी दिया हुआ था। तो इन टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा परेशानी बच्चों को हो नहीं रही। लेकिन ये जो दो टॉपिक नए जुड़े हैं, पहला संकल्पना एवं विचार वाला और दूसरा भारत की सांस्कृतिक विरासत वाला, यहाँ पर बच्चों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तैयारी करते हुए। तो हम पहले इन दोनों ही टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप निश्चिंत होकर बाकी टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें। तो देखो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक के विषय में बात करते हैं कि आखिर में यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है और इसे हम किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, है ना। मतलब जो भी प्रश्न आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, हम उसे आज की क्लास में क्लियर करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, भारत की सांस्कृतिक विरासत, ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक सिलेबस में ज़रूर जुड़ा है नया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से पहले प्रश्न नहीं आते थे। चाहे पहले जो भी हमारा टॉपिक होता था, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, है ना, जो भी हमारा टॉपिक हुआ करता था, तो उस टॉपिक के अंतर्गत भारत की सांस्कृतिक विरासत से प्रश्न आते थे। मतलब पहले भी प्रश्न इस टॉपिक से आए हुए हैं, लेकिन पहले ये सिलेबस में विशेष तरीके से हाईलाइटेड नहीं था। लेकिन इस बार सिलेबस में इस टॉपिक को विशेष तरीके से हाईलाइट कर दिया गया, विशेष तरीके से इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में मेंशन कर दिया गया, ताकि हम इस टॉपिक पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को हम अच्छे से पढ़ कर जाएं। ठीक है, पहले भी प्रश्न आते थे। अगर आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पुराने पेपर देखे हो, है ना, तो उनमें आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे। आप समझो कि ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक में पढ़ना क्या होता है, फिर उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पुरानी परीक्षाओं में प्रश्न इस टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं शुरुआत। थोड़ा टॉपिक को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत तभी अच्छे से मानी जाती है जब हम उसको अच्छे से समझें कि आखिर में वो है क्या, है ना। तो जब तक आप भारत की सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने से पहले आप ये नहीं समझोगे कि भाई इसमें हमें पढ़ना क्या है ना, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट या क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आज की क्लास में हम समझ लेते हैं कि आखिर में भारत की सांस्कृतिक विरासत है क्या और इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है ना। चलिए, तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले यदि हम बात करें विरासत की, तो देखो विरासत का मतलब क्या होता है। विरासत का मतलब होता है कि जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ हो, है ना। जैसे हमारे पूर्वजों का धन हमें प्राप्त हुआ तो हम बोलते हैं कि उनकी विरासत है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कोई घर, महल, भवन आदि छोड़े और आज हम उनका यूज कर रहे तो हम बोलते हैं कि ये उनकी विरासत है। तो विरासत से जनरली तात्पर्य होता है जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है ना। अब यहाँ पर बात की गई है सांस्कृतिक विरासत की, मतलब जो सांस्कृतिक चीजें जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई हैं, वही है सांस्कृतिक विरासत। अब सांस्कृतिक चीजों में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हमारा रहन सहन, है ना, ये भी तो हमने हमारे पूर्वजों से ही सीखा। पीढ़ी दर पीढ़ी रहन सहन, हमारे पूर्वज जिस रहन सहन को फॉलो करते थे,
पीढ़ी दर पीढ़ी वही रहन सहन आगे बढ़ा और आज हम तक आ पहुंचा और हम भी उस रहन सहन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा रहन सहन है ये हमारे पूर्वजों की विरासत है ना। आपने देखा होगा ना, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की यदि हम बात करें तो आपने सुना भी होगा कि पहले जो भारत के लोग होते थे वो सुबह उठते थे, है ना। सुबह उठने के पश्चात घर में जो बड़े होते थे उनके पैर छूते थे, फिर उसके बाद जो भी खाना वगैरह बनाते थे तो पहले गाय को खाना डालते थे, गाय को खाना देते थे, वो भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद खाना शुरू करते थे। तो आज भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये चीजें हमारे पूर्वज जो ये काम करते थे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आज भी हमें भारत में देखने को मिलती हैं। इन चीजों की झलक हमें आज की संस्कृति में भी देखने को मिलती है। तो ये सारा जो हम करते हैं ये सब क्या है, ये हमारी विरासत है। ये सारी चीजें हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई हैं, है ना, जो आज भी हम करते हैं। जैसे हमारी भाषा हो गई, है ना, हमारे वस्त्र हो गए, है ना, जो हम कपड़े पहनते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि साउथ के लोग धोती पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, है ना। तो ये चीजें उनको किसने बताई? उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा। मतलब वो लोग जो धोती पहनते हैं ये उनके पूर्वजों की विरासत है, मतलब ये उनकी सांस्कृतिक विरासत है। आपने देखा होगा जो बहुत सारी जनजातियां जिनके बारे में हमने पढ़ा भी है, तो हम देखते हैं कि जनजातियों का एक अपना विशिष्ट उनके वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने कहाँ से सीखी या ये सारी चीजें उन तक कैसे आई? उनके पूर्वजों से, है ना। मतलब वो सारा क्या है, उनकी विरासत है। तो विरासत में हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, है ना, जो हम खाते पीते हैं, जो खान पान है वो भी हमारी विरासत है। आपने देखा होगा ना, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग खान पान देखने को मिलता है। तो वो खान पान क्या है? हमारे पूर्वजों की विरासत ही तो है, ठीक है। उसके अलावा कला हो गई, है ना। कला भी हमें हमारे पूर्वजों से ही प्राप्त हुई ना। भारत की जो संगीत कला है, तो ऐसा तो है नहीं कि बस मतलब देश की आज़ादी के पश्चात ही भारत में कलाओं ने जन्म लिया, उससे पहले तो भारत में कोई कला थी ही नहीं। जैसे हम संगीत की कला की बात करते, हम बोलते हैं ना, सामवेद में संगीत के 7 सुरों का उल्लेख किया गया है। तो हमारे पूर्वज उन 7 सुरों से संगीत बनाते आए और वो कला धीरे धीरे हमारे पूर्वजों से हमें विरासत के रूप में मिली और आज हम उसका यूज कर रहे हैं, है ना। तो चित्रकला हो गई, है ना। उसके अलावा वास्तुकला हो गई, बड़े बड़े भवन महल जो हम देखते हैं वो सारे के सारे हमारे पूर्वजों की विरासत ही तो है। तो वो सब क्या है? हमारी सांस्कृतिक विरासत है ना। जो साहित्य हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ, वो साहित्य भी क्या है? वो हमारे पूर्वजों की विरासत ही तो है ना। तो सांस्कृतिक जितनी भी चीजें, मतलब संस्कृति के जितने भी अंग होते हैं, है ना, जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुए, है ना। एक संस्कृति, किसी भी देश की जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम उसमें किसकी बात करते हैं? रहन सहन, खान पान, है ना, भाषा, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, वास्तुकला, है ना, काष्ठ कला, ऐसी बहुत सारी कलाएं जिनकी हम बात करते हैं और हम बोलते हैं ये चीजें इस संस्कृति का हिस्सा है। तो ये जो संस्कृति के अंग हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुए, यही है हमारी सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। तो सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हमें भारत की उस सांस्कृतिक विरासत को पढ़ना है जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई, और जो विरासत आज भी हमारे पास है, आज भी हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए उसे सहज कर संजो कर रखा और हम तक पहुंचाया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करके हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको बचाएं, है ना। क्योंकि ये चीजें आपको पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आप अपनी विरासत को जानो, आप अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानो कि भाई आपकी सांस्कृतिक विरासत क्या है। आपके पूर्वजों ने उस सांस्कृतिक विरासत को अन्य उस समय जितने भी उस विरासत को, उस संस्कृति को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व थे, उन तत्वों से बचाकर आपके लिए उस संस्कृति को सुरक्षित रखा जो आज आपके लिए सांस्कृतिक विरासत है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पूर्वजों से प्राप्त उस सांस्कृतिक विरासत को अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, है ना। तो ये हम इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि भाई हम पहचाने कि भाई हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो अब आपने देखा कि सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत तो बहुत सारी चीजें आती हैं, खान पान, रहन सहन, भाषा, है ना, वस्त्र, आभूषण, बहुत सारी चीजें सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आती हैं। अब हमें यहाँ पढ़ना क्या है? तो सिलेबस ने में एग्जामिनर ने क्लियर करके दिया कि भाई आप सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत कला प्रारूप पढ़ोगे, मतलब जो कला हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई
है ना, जो हमें विरासत में प्राप्त हुई, हम उस भारत की कला के विषय में पढ़ेंगे, हम साहित्य के विषय में पढ़ेंगे, है ना। साहित्य में जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त हुए। उसके अलावा पर्व हो गए, आपने देखा होगा ना बहुत सारे पर्व हम मनाते हैं। उत्सव हो गए, है ना, जो भारत की विरासत है, जो उत्सव, हम उन उत्सवों की यहाँ बात करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर पर्व और उत्सव तो एक ही होते हैं। तो देखो, पर्व और उत्सव में अंतर होता है। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई पर्व किस संदर्भ में बोला जाता है और उत्सव किस संदर्भ में बोला जाता है। दोनों एक ही, दोनों में खुशियां ही मनाई जाती हैं, लेकिन दोनों को मनाने के तरीके और दोनों का जो दायरा है वो अलग अलग है ना। उसके विषय में हम बात करेंगे जो पर्व और उत्सव में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमें भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत इन 4 चीजों को पढ़ना है। मतलब हमें भारत में जो कला प्रारूप है ना, भारत की सांस्कृतिक विरासत में जो कला प्रारूप है, जैसे भारत की चित्रकला होगी, है ना। अब हमारे पूर्वजों ने उस चित्रकला को हमें विरासत के रूप में दिया। अब हम उसको कहाँ देखते हैं? भीमबेटका की गुफाओं में हमें चित्रकला, हमारे पूर्वजों जो चित्रकला का जो फॉर्मेट यूज करते थे, जो प्रारूप यूज करते थे, हम वहां देखते हैं। अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, है ना। हम मूर्तिकला के विषय में देखते हैं, है ना, बाघ की गुफाएं हो गई। उसके अलावा हम कला में जैसे हम वास्तुकला देखते हैं, तो जैसे हमारे पूर्वजों ने जो बड़े बड़े महल भवन जो निर्मित किए, है ना, और हमें आज वो विरासत के रूप में प्राप्त हुए, तो हम उनके विषय में बात करेंगे। जैसे खजुराहो के मंदिर हो गए, है ना, या उसके अलावा बृहदेश्वर के मंदिर हो गए, और भी ऐसी कई सारी गुफाएं वगैरह जो हमारे पूर्वजों से हमें वास्तुकला के रूप में प्राप्त हुई। जैसे काष्ठ कला हो गई, आपने देखा होगा भारत में ऐसी बहुत सारी काष्ठ कलाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी फेमस है, और कुछ को तो जीआई टैग भी मिला हुआ है ना। तो हम उस काष्ठ कला के विषय में बात करेंगे, ठीक है। हम नृत्य कला के विषय में बात करेंगे, है ना। नृत्य भी एक कला है, और भारत में आपने देखा होगा कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, तो हम उस नृत्य कला की बात करेंगे, है ना। तो कला प्रारूप में बहुत सारी कलाएं जिनके विषय में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर में भारत में ये कहाँ कहाँ पर ये कला है ना, और ये किस तरह से हमें विरासत में मिली। उसके अलावा हम साहित्य देखेंगे, जिसमें हम वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इनकी बात करेंगे, है ना। हालांकि हम इनको तो पढ़ ही चुके हैं पहले, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर अलग होगी जो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद हम भारत के पर्व पढ़ेंगे, है ना। फिर हम उसके अलावा भारत के उत्सव देखेंगे कि भाई कौन सा उत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है, किन लोगों के द्वारा मनाया जाता है, कौन सा पर्व ऐसा है जो इस समय मनाया जाता है। वो सारे हम भारत के जो सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत पर्व और उत्सव हैं, हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हमें इन 4 विरासतों को पढ़ना है ना। और अब देखो, जैसे मैंने कला प्रारूप में कहा कि कला प्रारूप में जैसे बृहदेश्वर के मंदिर हो गए या अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, है ना, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत ही है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत ही है। तो क्या इनसे क्वेश्चन नहीं आते थे क्या पुराने पेपर्स में? आप पुराने पेपर्स उठाकर देखो, आपको अजंता की गुफाएं, वहाँ की चित्रकला, भारत में कहीं पर कोई काष्ठ कला प्रसिद्ध है तो उससे, या कहीं पर कोई मान लीजिए कोई विशिष्ट चित्रकलाएं, जैसे आपने देखा होगा कैनवास पर चित्र बनाने की कला, है ना, या और भी बहुत सारे जो चित्र वगैरह हैं, है ना, उन चित्रकला के विषय में आपने प्रश्न देखे होंगे। जैसे हम साहित्य की बात करते हैं तो उससे भी प्रश्न मिलते हैं, या हमें नृत्य से प्रश्न मिलते हैं, भाई भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है ना, या उसके अलावा हम देखते हैं कि भाई कांचीपुड़ी किस राज्य का नृत्य है ना। तो इस टाइप के प्रश्न हम पहले भी देखते थे, और हमें भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत भी वही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो हमें पहले मिलते थे, है ना। तो टॉपिक नया जुड़ा है, लेकिन इस टॉपिक में जो कंटेंट हमें पढ़ना है वो कंटेंट हम पहले भी पढ़ा करते थे, लेकिन पहले उस कंटेंट को हम पढ़ते थे एक बिखरे हुए रूप में, थोड़ा यहाँ पढ़ लिया, थोड़ा वहाँ पढ़ लिया, इस टाइप से हम पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये टॉपिक पूरा सिलेबस में हाईलाइट करके दे दिया गया। मतलब अब हमें इस टॉपिक को जो पढ़ना है एक व्यवस्थित रूप से पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और हो सकता है कि अब सिलेबस में टॉपिक को हाईलाइट करके दिया तो यहाँ से प्रश्न की संख्या भी ज़्यादा हो सकता है कि 2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाए, और हो सकता है थोड़ी डीपली भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ ले, है ना। तो इसलिए हमें जो है इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से कंप्लीट करना होगा, ताकि एग्जामिनर अगर कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से करे, हम उस प्रश्न को अच्छे से बना ले, वो प्रश्न जो है हमारा
गलत ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ये पहला जो संकल्पना एवं विचार वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, वैसे ही हम इस टॉपिक को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर होगा। आप अच्छे से प्रश्न परीक्षा में बना पाओगे, चाहे यहाँ से कितने भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ ले, कैसा भी प्रश्न एग्जामिनर पूछ ले, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप सारी क्लासेस को अच्छे से समझते हो, अच्छे से लेते हो, अच्छे से नोट्स बनाते हो, तो आप देखिएगा आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ पर 100% नंबर प्राप्त करने में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो नेक्स्ट क्लास से हम सीधा टॉपिक पर आएंगे और सीधा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज की एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन क्लास बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग सकता है कि सर इसकी कहाँ ज़रूरत थी, डायरेक्ट आप टॉपिक स्टार्ट कर देते, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि पहले स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में इंट्रो दूँ जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको समझ तो आए कि आखिर में हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। जैसे कोई आपके सामने कोई खाना लेकर आ जाता है कि भाई इसको खाओ, तो आप सबसे पहले यही प्रश्न करते हैं भाई ये है क्या, कि डायरेक्ट खा लेते हो, है ना। कुछ भी नहीं पूछा, खाना और सीधा खाना शुरू कर दिया। नहीं, आपके सामने कोई ऐसा खाना आया जो आपने पहले कभी नहीं देखा, है ना, तो वो आपसे वो प्रश्न करेगा ना कि भाई ये क्या है। जैसे कोई विदेशी भारत घूमने आया और उसको आपने दाल बाटी उसके सामने रख दी, तो वो सीधा पूछेगा ना कि भाई ये क्या है, इसको कैसे खाया जाता है, ये है क्या। फिर आप बताते हो ना कि भाई ये इस चीज़ से बना हुआ है, और है ना, और इसको ये है, फिर वो खाता है ना। तो उसी तरह से जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को तो समझे कि भाई आखिर में हमें उसमें पढ़ना क्या है। और मेरी गारंटी है कि मैंने आपको इतना बताया ना, तो जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था ना कि यहाँ पढ़ेंगे कैसे या पढ़ना क्या है, उनको भी चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी कि अच्छा यहाँ पर तो ये चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, ये पूरा टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। अभी हमारे पास लगभग 2 महीने का समय है, और हम पूरा प्रयास ये करेंगे कि ये जो पूरी यूनिट है ना, ये टॉपिक तो मैं कंप्लीट करवा ही दूं, और उसके बाद ये जो और टॉपिक बचेंगे, इन टॉपिक को भी मैं एक क्रैश कोर्स टाइप, या हम यूँ बोल सकते हैं कि इन टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जहाँ से रिपीटेडली प्रश्न परीक्षा में आते ही हैं, तो हम जो है उनको भी कंप्लीट करेंगे। यूनिट आपकी बहुत अच्छे से कंप्लीट होगी। बाकी ये 2 टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए जुड़े हैं, बच्चों को कंटेंट यहाँ से मिल नहीं रहा, बच्चों को पता नहीं चल रहा कि यहाँ पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है। तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, मैं आपका ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ से सीधा हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। एक और चीज़, बच्चे प्रश्न करते हैं सर नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, आप उस लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। वहीं पर आपको जो है इसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। उन पीडीएफ नोट्स के भरोसे न रहें, आप खुद भी उन नोट्स को अपनी कॉपी में लिखें, है ना। भरोसे रहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस नोट्स मिल गए हैं, वो खुद नहीं लिखते हैं, बस उन्हीं नोट्स से वो पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो नोट्स तो आपको इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप अपनी कॉपी में उनको लिख लो, है ना, आपको कॉपी में लिखने में मदद हो। तो उन नोट्स को देखकर आपको अपनी कॉपी में नोट्स खुद के बना लेना है ना। नोट्स खुद के बनाओगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, है ना। तो उन नोट्स को ही ये नहीं कर लेना है कि बस वही नोट्स हो गए, नहीं, आपको उन नोट्स को कॉपी करके अपने नोट्स बना लेना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में।